बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 9 वेव्स की तमाम असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर आपको इजीली मिल जाएं। हमारे पास बेटा असाइनमेंट नंबर 9.1 है। टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ वेव बाय अ फैक्टर ऑफ 50, बाय व्हाट फैक्टर शुड द एम्पलीट्यूड बी इंक्रीज? द इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। स्टेटमेंट में बेटा आपको कहा गया है कि अगर हमारे पास इंटेंसिटी जो है वो 50 टाइम इंक्रीज कर जाए तो बताएं उसका एम्पलीट्यूड कितना इंक्रीज करेगा। और स्टेटमेंट में आपको ये भी बता दिया गया है कि हमारे पास जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। तो बेटा आपने एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है जबकि इंटेंसिटी का फैक्टर आपको दे दिए 50। यहाँ पर बेटा आपने इंटेंसिटी इज इक्वल टू, जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करेंगे तो साथ एक कांस्टेंट आएगा और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और अगर हमारे पास इंटेंसिटी चेंज होगी तो हम ये लिखेंगे इंटेंसिटी प्राइम इज इक्वल टू के एम्पलीट्यूड प्राइम का होल स्क्वायर। अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है जो क्वेश्चन में दी गई है, जो न्यू इंटेंसिटी है वो 50 टाइम्स ज़्यादा है ओरिजिनल इंटेंसिटी से। तो बेटा हम न्यू इंटेंसिटी और ओरिजिनल इंटेंसिटी में की दोनों के फार्मूले यहाँ पर पुट करेंगे। आई इज इक्वल टू था बेटा के ए स्क्वेयर, आई की जगह आ गया बेटा के ए का स्क्वेयर। 50 टाइम्स जो कंडीशन थी वो एज इट इज़। और बेटा हमारे पास जो आई प्राइम जो था न्यू इंटेंसिटी जो थी उसकी जगह पर लिखेंगे के ए प्राइम का स्क्वेयर। यहाँ पर के से कैंसिल हो जाएगा तो बेटा हमारे पास ए प्राइम का स्क्वेयर इज इक्वल टू आएगा 50 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वेयर। हम तीनों का बेटा अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो बेटा इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। 50 का स्क्वायर रूट आएगा बेटा 7.07 और यही बेटा हमारे पास एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 9.2 है हमारे पास। अ बस इज मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड along a straight road with its 500 hertz horn sounding. You can stand at the roadside. What frequency do you hear as the bus approaching you and receding from you? आपको गिवन डेटा में दिया गया है कि एक बस जो है जिसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, वो पहले आपकी तरफ आ रही है हॉर्न बजाते हुए और फिर आपसे दूर जा रही है। आपने चेंज जो फ्रिक्वेंसी के अंदर आएगा, जो ऑब्जर्वेशन फ्रिक्वेंसी है, जो ऑब्जर्वर फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा वो फाइंड आउट करनी है दोनों कंडीशंस में, जब वो बस आपकी तरफ आ रही है और जब वो बस आपसे दूर जा रही है। गिवन डाटा में आपको स्पीड ऑफ साउंड कांस्टेंट है इस केस में 340 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ बस जो है 20 मीटर पर सेकेंड है, फ्रिक्वेंसी ऑफ हॉर्न जो है वो हमारे पास 500 हर्ट्ज है। पहले हम बेटा जब बस आपकी तरफ आ रही थी उसका फार्मूला यूज करेंगे। फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर जो है वो इज इक्वल टू होगा फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्स मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड माइनस स्पीड ऑफ सोर्स। अब तो ये सारी वैल्यूज, फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्स जो है 500 है, स्पीड ऑफ साउंड जो है हमारे पास 340 है और स्पीड ऑफ बस जो है वो 20 है। वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर आएगी 531.25 हर्ट्ज। ये वो फ्रिक्वेंसी है जब बस जो है वो आपकी तरफ आ रही होगी। और जब बेटा हमारे पास बस हमसे दूर जा रही होगी तब हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और इस फार्मूले में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर आएगी 472.2 हर्ट्ज और यही हमारे पास बेटा रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है असाइनमेंट नंबर 9.3। अ गिटार स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग एट द फर्स्ट हार्मोनिक हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 587 हर्ट्ज। द स्पीड ऑफ वेव ऑन द स्ट्रिंग इज 600 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। आपको कहा जा रहा है गिटार की स्ट्रिंग है वो फर्स्ट हार्मोनिक में बेटा वाइब्रेट कर रही है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास वो 587 हर्ट्ज है और आपने बेटा स्पीड ऑफ वेव जो है वो 600 मीटर पर सेकेंड है। तो आपने बेटा उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है कि उस गिटार की स्ट्रिंग की कितनी लेंथ होगी। फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है बेटा, स्पीड दी गई है 600 मीटर पर सेकेंड, लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है लेकिन एक कंडीशन इसमें दी गई है फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक के अंदर जो लेंथ लेमडा होता है बेटा वो 2L के इक्वल होता है। तो अगर हम लेमडा की ये वैल्यू जो है v इज इक्वल टू एफ लेमडा में पुट करेंगे तो बेटा हमारे पास बनेगा v इज इक्वल टू एफ 2L और यहाँ से L की वैल्यू हमारे पास आएगी L इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई 2F। वेलोसिटी हमारे पास गिवन है, स्पीड ऑफ वेव गिवन है यहाँ पर
और हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आएगी 0.511 मीटर और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। नेक्स्ट है बेटा असाइनमेंट नंबर 9.4। What angle is required between the direction of polarized light and the axis of a Polaroid filter to reduce its intensity of 90%? बेटा आपको कहा जा रहा है कि जो पोलराइज्ड लाइट है बेटा उसकी इंटेंसिटी जो है वो 90% कम हो चुकी है। मतलब हमारे पास जो इंटेंसिटी रिड्यूस हुई है बेटा वो हमारे पास है 0.1 ओरिजिनल इंटेंसिटी से। आपने एंगल फाइंड आउट करना है। फार्मूला बेटा हम यूज़ करेंगे I इज इक्वल टू आई नॉट आई ओरिजिनल कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर बेटा हमारे पास I की वैल्यू गिवन है 0.1 आई नॉट और यहाँ पर बेटा आई नॉट से कैंसिल, ये आई ओरिजिनल मतलब इंटेंसिटी ओरिजिनल जो थी उसकी वैल्यू है यहाँ पर। इसको यहाँ पर हम कैंसिल करेंगे तो बेटा हमारे पास स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे। तो बेटा स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी थीटा इज इक्वल टू 71.6 डिग्री और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।